भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की दोस्ती का जवाब पीठ पीछे वार करके दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा युद्ध विराम को तोड़ते हुए अनौपचारिक रूप से सीमा पर घुसपैठ की। भारत ने कई बार इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान ने 18 सितंबर 2016 को उरी में एक बार फिर भारतीय सीमा पर घुसपैठ की, जिसमें कई जवान और भारतीय लोग मारे गए। इस अटैक के बाद भारत ने तुरंत कदम उठाने का फैसला किया और उसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर की सुबह 5:30 बजे 4 उग्रवादियों ने एलओसी के पास भारतीय आर्मी के ब्रिगेड मुख्यालय उरी में हमला किया। कहते हैं कि 3 मिनट में उन लोगों ने 17 ग्रेनेड फेंके थे, जिससे कि बेस कैंप के टेंट में आग लग गई और जिससे 17 जवान शहीद हो गए। 4 उग्रवादियों और सेना के बीच 6 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसके बाद चारों उग्रवादियों को मार गिराया गया। इस अटैक में 17 जवान शहीद हुए, साथ ही 20 से 30 जवानों को गंभीर चोटें भी आई। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअल्टी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअल्टीज़ देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। उन्होंने कुछ हटके किया था और वो मतलब एक ख़तरनाक सीन था, तो इसलिए एज ए सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमारे एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना किसी भी प्रकार से। उरी अटैक के बाद इसकी निंदा देश के हर नेता ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत उरी अटैक को कभी नहीं भूलेगा। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लेकिन इस बार भारत चुप बैठने वाला नहीं था, बल्कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर उन्हें सबक सिखाने का मन बना चुका था। मेरा मानना है कि आप हमारी सेना पर हमला करके लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर छिप नहीं सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर रूम में गए तो उनके सामने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी। पीएम के सामने प्लान पेश किया गया। पीओके में एलओसी के उस पार मल्टीपल टारगेट्स पर हमला करने की तैयारी थी। आर्मी हेडक्वार्टर ने 6 टारगेट्स चुने थे, मगर ये सभी टारगेट्स दुश्मन के इलाके में थे और एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसीलिए सभी पर एक साथ हमला करना नामुमकिन था। फाइनली 2 टारगेट्स को फाइनल किया गया। इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस ऑपरेशन के लिए चुना गया जम्मू कश्मीर में बेस्ड इंडियन आर्मी की 2 इलाइट पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को। दुश्मन को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। ये जाबाज अपने पीछे कदमों के निशान भी नहीं छोड़ते हैं। ये है इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फैसला लिया जा चुका था कि एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाएगा। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दुश्मन के इलाके में कदम रखेगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों का खात्मा करेगा। लेकिन हमले से पहले दुश्मन को जानना बेहद जरूरी था। इसके लिए रैकी टीम्स बनाई गई। रैकी टीम्स के 3 लक्ष्य थे। पहला, एलओसी के उस पार जाने के लिए बेस्ट रूट को चुनना। दूसरा, टारगेट पर 24 घंटे नजर रखना। और तीसरा, एक सफल और सेफ एग्जिट प्लान पर काम करना। जो हमारी सबसे पहले थी वो हमारी थी प्रिलिमिनरी रैकी।
जैसे कि हमारे जो टारगेट्स थे, तो उन टारगेट्स पे जाने के लिए हमने लगभग 8 दिन पहले से ही अपनी रेकी टीम जो होती है हमारी, CTR जिसे हम बोलते हैं, क्लोज टारगेट रेकी टीम, तो हमारी अलग अलग 4 से 5 क्लोज टारगेट रेकी टीम अलग अलग डायरेक्शंस थे जो हमारे टारगेट की प्रिलिमिनरी रेकी के लिए गई। ये हमारी एक क्लोज टारगेट रैकी पार्टी थी जो लगभग शायद 22 तारीख के लगभग निकल चुकी थी और 24 को दोबारा वापस अपनी लोकेशन में आ गई थी। रैकी टीम्स LOC के उस पार POK में स्थित टेरर लॉन्च पैड तक पहुंची, जहां उन्होंने दुश्मन पर 24 घंटे निगरानी का काम शुरू कर दिया। वीडियोस बनाए गए, टारगेट का लेआउट मैप तैयार किया गया, साथ ही साथ दुश्मन के मूवमेंट पैटर्न को समझा गया और उनके हथियारों और वहां उनकी कितनी तादाद थी, यह सभी जानकारी इकट्ठा की गई। फिर वह एक छोटे और सेफ एग्जिट प्लान ढूंढते हुए अगले दिन दोपहर तक रैकी टीम्स वापस अपनी पोस्ट पर पहुंच गई और वे वहां पर जुटाई इंफॉर्मेशन को स्टडी करने लगे। हमारी जो माइंड गेमिंग है, वॉर गेमिंग है, वो हमारी शुरू हो गई थी। जो हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रूप्स, जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स अगले दिन से ही हमने शुरू कर दिया था। हमले की तैयारी की गई और कश्मीर घाटी में पिछले 15 से 16 सालों से तैनात सबसे काबिल सैनिकों को इस मिशन के लिए चुना गया। हर एक के पास घातक हथियार थे, सभी को उनकी पोजीशन और काम समझा दिया गया। दोनों ही टीम्स तैयार थी और अब समय था मिशन पर निकलने का। हमारे CO साहब के डायरेक्शंस के अनुसार फिर हम लोगों ने अपना इंडक्शन शुरू किया। फिर उसके बाद जो ग्राउंड पे कमांडर थे, जो कि हमारे टीम कमांडर थे, तो टीम कमांडर ने आगे का प्लान बताया। फिर वहाँ से हम लोगों ने हेप्टर के साथ अपना इंडक्शन किया और फिर हम लोग अपने जो डिव लोकेशंस की जो बेसिस थी, वहाँ से फिर हमने अपनी गाड़ियाँ ली, जो सिविल गाड़ियाँ भी कुछ एक लगी हुई थी, कुछ एक फौजी गाड़ियाँ भी थी। और ये सारा चीज़ जितना भी हमारा इंडक्शन का था, ये सब हम लोग रात में कैरी आउट कर रहे थे। तो जितना भी व्हीकल मूव था, उनकी सारी गाड़ियों की हम लोगों ने लाइट्स ऑफ कर रखी थी ताकि दूर से किसी को पता नहीं चले कि कोई यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। और उसी हिसाब से हमारे जो व्हीकल्स थे वो कैमोफ्लेज भी थे, जो फौजी व्हीकल्स थे, और जो सिविल व्हीकल्स थे वो उन्हें वैसे भी पता नहीं चल पाता कि सिविल व्हीकल्स का कि ये किस चीज़ का है। तो जो हमारी मूव थी वो काफ़ी कंसील्ड थी और जितना भी मूव था हमारा इंडक्शन का, वो सारा का सारा रात में था। दोनों ही टीम्स LOC के उस पार POK में स्थित टेरर लॉन्च पैड्स पर हमले के लिए निकल पड़ी, जो कि दोनों एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर दूर थे। दोनों ही टीम्स बिना किसी की नजरों में आए LOC के उस पार पहुंच चुकी थी और टारगेट उनके सामने था। अब इंतजार था तो सिर्फ हमले के लिए तय समय का, लेकिन उससे पहले स्ट्राइक टीम 1 पर दुश्मनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 28 को रात को 11 बजे के करीब उन्होंने एक हैवी फायर शुरू कर दिया, जो कि उनकी जो रूटीन फायर थी उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि हमने पहले उससे टारगेट को देख रखा था। तो वो क्या करते थे, कभी कभी रात को 10 बजे 11 बजे कोई रूटीन नहीं था, पर 2 या 3 राउंड फायर करते थे विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे में। पर उस दिन 11 बजे के बाद 28 तारीख को उन्होंने काफ़ी मात्रा में फायर करना हमारे तरफ शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं था कि हम डिटेक्ट हुए, वो उनको थोड़ा डर लग रहा था। वो लोग भी ऐसा लग रहा था हमें जैसे उन्हें भी पता हो कि हमारे ऊपर कुछ होने वाला है। तो हम लोग जब रात को मूव कर रहे थे तो वो लोग अपने जस्ट नीचे जो नाला होता है, तो नाले में वो लोग रात में 2-2 राउंड 3-3 राउंड डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे फायर करते थे। जैसे सेंट्री चेंज होते हैं तो सेंट्री चेंज पे फिर वो फायर करते हैं। तो वो लोग अपना फायर कर रहे थे और एक रात पहले उन्होंने जो हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की थी, तो वो लोग भी काफ़ी डरे हुए थे, वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। फायरिंग की वजह साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। बेसिकली वो लोग भी डरे हुए थे कि शायद उनके ऊपर कुछ होगा, तो वो पहले ही फायर करके दिखाना चाहते थे कि हम लोग तैयार हैं और यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। तो वो हमें डराने के लिए भी और खुद के दिल से डर निकालने के लिए भी फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग शांत होने पर टीम ने फिर से पोजीशन ले ली।
और 29 सितंबर की सुबह 6 बजे मिशन को अंजाम दिया गया। मॉर्निंग सुबह 29 की बात है, लगभग 6 बजे के करीब, क्योंकि हमें ना हमारे पास कोई साधन था टाइम देखने का, जो रेडियो सेट से हमें टाइम पास हो रहा था वही हमारा टाइम पता था। तो यूएवी के हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, तो हमें पता था इस ऑपरेशन में यूएवी इन्वॉल्व होने वाला है। तो हमें थोड़ा पता चल गया कि अभी फायर शायद शुरू होने वाला है। हम लोग वैसे ही प्रिपेयर थे, तब तक हमारे मेजर साहब थे जो हमारे टीम कमांडर थे, उन्होंने हमें पास कर दिया कि ऑल पार्टी अभी रेडी हो जाओ। तो हम लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके सभी बैठ गए। फायर शुरू करना था तो टीम कमांडर साहब ने एक बार कॉल स्टेशन और गो 3, 2, 1 गो के ऊपर हमारा फायर शुरू हुआ। ऑल स्टेशन मेरी काउंट पे फायर। 3, 2, 1 फायर। भारतीय स्ट्राइक टीम ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और उन्होंने दुश्मन को अंदर घुस कर मारा। करीब 15 से 20 मिनट चली फायरिंग में भारतीय रेकॉन टीम्स ने बिना किसी कैजुअलिटी के दुश्मन के पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके साथ ही आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट भी हरकत में आ गई और उन्होंने मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी। अब एग्जिट प्लान को हरकत में लाने का समय आ चुका था। दोनों ही टीम दुश्मन की हैवी फायरिंग के बीच वहां से निकल पड़ी और दिन के करीब 9:30 बजे हमारी दोनों स्ट्राइक टीम्स सुरक्षित अपनी जमीन पर कदम रख चुकी थी। लेकिन तभी अचानक एक विस्फोट हुआ। वहाँ से लगभग थोड़ा और आगे जाने के बाद हमें एक दोबारा धमाका सुनाई दिया। हम लोग तो फिर वहाँ पे दोबारा कवर में हो गए। हमने सोचा शायद कि ये इन्फिल्ट्रेशन रूट एक्चुअली वो, तो शायद हो सकता है कि कोई मिलिटेंट वहाँ से क्रॉस हो चुका हो और वहाँ पे हमारे ऊपर क्या दोबारा हमारा फायर कॉन्टैक्ट शुरू हो चुका हो। तो हमें तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि अभी वहाँ से हम उस रेंज से तो बाहर आ चुके हैं फायर के, पर अभी हमारा आगे फायर खुला है, तो इसका मतलब कोई हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका है। पर वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं था, हमारा एक लड़का था जो माइन कैजुअलिटी हो गया था, उसका पैर एक माइन में आ चुका था। तो वो रूट हमने कई बार पहले सेलेक्ट कर चुका है, वो रूट खुला हुआ था, हम लोग वहाँ से पहले भी कई बार आ जा चुके थे। तो हम बोल सकते हैं कि शायद उसकी किस्मत साथ नहीं दी, तो इसकी वजह से उसका माइन में पैर आ गया। जो इसका पैर उड़ा था उसके बड्डी ने फिर सेट में पास किया कि माइन ब्लास्ट हो गया। फिर मैं और 2-3 बंदे और थे जो मेडिकल वाले थे, हम सारे इकट्ठे क्लोज हो गए। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट एड कर दिया और जो पेन किलर इंजेक्शन थे वो दे दिए और पेन किलर खाने के लिए भी दे दिया। उसकी वजह से हमने क्या किया कि एक बंदे ने, सिंगल बंदे ने, उस बंदे को जो उसका बैटल लोड था हमने सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया दोबारा से, तो उसको खुद अपनी पीठ पे कैरी किया। दोनों टीम सुरक्षित बेस में पहुंच गई और फिर इन्हें मिशन के ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। इस मिशन को अंजाम देने के बाद सेना की खूब वाहवाही हुई। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The principle of uncertainty that India do not retaliate has been taken away. बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो उनकी शहादत है उसका बदला हमने ले लिया। ये कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी की थी, है और आगे भी रहेगी। तो इसके आगे भी इस प्रकार का कोई स्ट्राइक होने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा भ्रम किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। इंडियन आर्मी इज कैपेबल ऑफ डूइंग इवन अ बिगर एक्सरसाइज विथ higher firepower capability. I appreciate the discipline the Prime Minister keeps. He virtually took all that offensive. There was abuses virtually thrown at him. I had to also face abuses, but उनके तरफ ज़्यादा कहाँ गई वो 56 इंच की छाती, ऐसे टाइप के very insulting remark, but he didn't get provoked. He didn't reveal anything. I think that discipline needs to be learned by everyone. साथ ही इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को यह खबर मिल गई
कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ऑलरेडी हम न्यूज़ में देख चुके थे, हमने एक बहुत बड़ा काम करके देश को दिया है। तो एक तरह से हम अपने गॉड का भी थैंक यू कर रहे थे कि हम सभी सेफ आ गए। और कहानी 2016 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की। दोस्तों कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले, साथ ही वीडियो को लाइक करें और साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त व परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।